कंसीडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा है आपके पास ये जो एस डॉट ई, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है रेड कलर से। जो साई का जो फंक्शन हम कंसीडर करें, ये शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करें। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो हम शॉर्डिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो बेसिकली होती क्या है या हमने उसको यूज क्यों करना है। तो यहाँ पे बेसिकली जस्ट अब अभी आपने इतना कॉन्सेप्ट लेना है कि ये बेसिकली आप एक शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके इस वेव फंक्शन को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या किया है कि इसी वेव फंक्शन के साथ कोई एक कांस्टेंट लगा दिया गया है। अब कांस्टेंट लगाने का क्या इशू था? सबसे पहले ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें एक ऐसा वेव फंक्शन दे दिया जाता है कि जिसका हम उसको अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में उसकी फाइंड करती हूँ और आंसर उसका 1 नहीं आता, ठीक है, किसी और इंटीजर के इक्वल आ जाता है या मेरे पास 0 आ जाता है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज्ड होना नेसेसरी है, तभी हम उससे क्या कर सकते हैं, फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने वेव फंक्शन को उस तरह का बनाएंगे कि जब हम उसको नॉर्मलाइज्ड करें तो हमारा आंसर 1 के इक्वल आए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन दिया था, तो मैं उसको क्या करूंगी, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी, एंड देन जब मैं उसका कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी, यानी कि जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करूंगी, तो वो 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहा हुआ है, पूरी प्रोसेस को हमने नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन का नाम दे दिया है। कि जो ओवरऑल हम वेव फंक्शन कंसीडर करते हैं, देन उसको कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसी से ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं कि हम किसी भी वेव फंक्शन को क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे नेक्स्ट में जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास आप कोई ऐसा वेव फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं जो फिर नॉर्मलाइज्ड नहीं होता, तो देन आप क्या करोगे, आप कहोगे कि यहाँ पे आपने अपने वेव फंक्शन को इस तरह का बनाना है, यानी कि वो कंपैटिबल हो हमारी नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा, कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि आपका रियली हो, वो इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। इसी में ना आगे ये वाली जो टर्म अभी मैंने रिपीट की है, इसको आप जब बॉन्ड इंटरप्रिटेशन का नाम देते हैं, जब आपने क्या किया कि आपने वेव फंक्शन के जो यहाँ पे लिखा है द स्क्वायर ऑफ ए वेव फंक्शन, हम क्या करे थे, ऊपर इसको डेंसिटी का नाम दे रहे हैं। कैसे? एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। बेसिकली यहाँ पे मकसद ये है कि आपके पास जब भी आप किसी वेव फंक्शन को मॉड स्टेयर की फॉर्म में राइट करते हैं, तो आप उसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं, साई आपने लिया ये वाला जो वेव फंक्शन था जो आप कंसीडर कर रहे थे, एंड देन आप उसकी मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं उसके ही कॉन्जुगेट के साथ, जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। अब इन दोनों का लिखा है कि आंसर हमेशा या तो एक तो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर या इक्वल टू 0 हो सकता है, नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये हमेशा रियल नंबर ही आएगा इसका आंसर। अगर तो हमारे पास इमेजिनरी आंसर आता है, इट मीन्स कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो कंपैटिबल नहीं है, हमें उसे क्या करना है, किसी भी कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करवानी है कि हमारे पास जो बाद में इसकी रिक्वायरमेंट है वो हमेशा रियल नंबर ही आए, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने राइट डाउन किया हुआ है कि लेट्स सपोज हमने एक नंबर कंसीडर किया z, जो कि इक्वल है a प्लस बी आयोटा। अब a इसमें क्या है, रियल पार्ट है, और b आयोटा जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। आपने क्या करना है, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या नॉर्मलाइजेशन आपने फाइंड करी, ये दोनों एक ही वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अदर नेम्स है। आपने क्या किया, उसी फंक्शन को कंसीडर किया, ठीक है, और नेक्स्ट आपने क्या किया, उसी फंक्शन का कॉन्जुगेट ले लिया, तो ये दोनों इक्वल है, इसको फाइंड करने का ये तरीका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दोगे। सिंपली आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया, ये यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ही आप कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे तो कॉम्प्लेक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आपने इसकी मल्टीप्लीकेशन करवानी है, इसको सिंप्लीफाई किया, देन इसका आंसर क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। यही एग्जाम्पल है कि हमारे पास ये जो रीजन आ रही है कि हमेशा जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करेंगे या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फाइंड करेंगे, तो उसका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सी जो हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कंसीडर किया था, उससे हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है, और वो हमेशा रियल वैल्यूज ही होंगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं आ सकती, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली बॉर्न इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं।
अच्छा, किसी भी वेव फंक्शन को ग्राफिकली हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपके पास दो पिक्चर्स दी हुई हैं। अच्छा, फर्स्ट वन जो है यहाँ पे आपने क्या किया कि पोजीशन ले लिया आपने एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और आपके पास ये जो वाई एक्सिस पे आप यहाँ पे रियल पार्ट ले रहे हो किसी भी अपने वेव फंक्शन का, कोई भी आपने वेव फंक्शन कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब बेसिकली वेव फंक्शन आपका यहाँ पे जस्ट पोजीशन का वेव फंक्शन है, इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, इस पिक्चर के लिए। और यहाँ पे जो आपका ब्लू पार्ट है, जो वेव्स आपके पास शो हो रही हैं वो आपकी रियल वेव फंक्शन की जो पार्ट है उसको शो करवा रही है कि यहाँ पे उसकी ग्राफिकली किस तरह से इंटरप्रिटेशन होगी। और जो आपका जो रेड पार्ट है वो क्या शो करवा रहा है आपके पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि पार्टिकल्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटीज इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, जहाँ पे आपके पास ये जो ग्राफ है वो आपके पास बहुत ज्यादा डेंस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या किया गया है, नीचे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे उन्होंने इसका रियल पार्ट और इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको और इनहेंस कर दिया है। यहाँ पे ये जो पोर्शन था आपके पास डेल्टा एक्स, यानी कि जहाँ पे आपकी पोजीशन चेंज हो रही है पार्टिकल की, अगर हम इस पॉइंट पे कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे तो बिल्कुल जीरो ही है, ठीक है, पोजीशन यहाँ पे है ही नहीं। फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, यानी कि यहाँ पे आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पार्टिकल यहाँ पे मौजूद हो सकता है। एंड देन फिर आपके पास नीचे वाले क्वाड्रेंट में जा सकता है। एंड देन इसी तरह से आपके पास ये जो है ये वेव की फॉर्म्स में बेसिकली आप पार्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब इसको क्या किया, यही वाला जो पोर्शन आपने चेंज ऑफ एक्स का कंसीडर किया था इसको इनहेंस करके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको ये दिखाया गया, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट पिक्चर है इसमें आपके पास इनहेंस किया हुआ है पोजीशन को। तो अगर हम इसको और इनहेंस करके यानी जूम करके यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास जो वेव्स हैं वो कुछ इस फॉर्मेट की होंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होगी, इसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे हो सकती है, वो आपकी ये मैक्सिमम पॉइंट्स पे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका पार्टिकल यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ये आपकी डिपेंड करेगी कि आप उसमें लोकेशन या पोजीशन कौन सी चूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ये सेकंड आपके पास पिक्चर्स दी हुई हैं, यहाँ पे बेसिकली मोमेंटम के ऑपरेटर को शो करवाया गया, जो कि आपकी पोजीशन मोमेंटम उसने ले लिया है पी ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस में। और रियल पार्ट जो है वो आपका बेसिकली जो है वो येलो पार्ट से शो करवाया गया है, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो आपकी ब्लू पार्ट से शो की हुई है। और इसी आपके जो क्या कहना चाहिए पोर्शन को इनहेंस करके ये फर्स्ट वाली जो पिक में आपको दिखाया गया, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकता है, देन फिर हम आगे नीचे चलते हैं इसमें फर्दर। क्लास सबको आवाज क्लियर है, समझ आ रही है या नहीं? मैम एक दफा रिपीट कर दें ये वाला ये ग्राफिकली जो है ना, एक दफा ठीक है, रिपीट कर दें। यहाँ पे ना सबसे पहले आपने ये देखना है, कब जब भी हम किसी भी ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन से कंपोनेंट्स ले रहे हैं। तो आप बेसिकली जो आपका एक्स एक्सिस होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप इस पे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है। आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, और वो आप ले रहे हैं सिर्फ अपने वेव फंक्शन का रियल पार्ट, यानी कि आप उसके कॉम्प्लेक्स पार्ट को भी कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, जो ब्लू पार्ट था वो आपकी पार्टिकल की रियल पार्ट को शो करवा रहा है, यानी कि वो कोई भी वेव फंक्शन हो सकता था, तो उसको हम ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, तो हर जो हमारे पास टर्म है उसकी एक इक्वेशन होती है और उसी के हिसाब से उसकी क्या होती है इंटरप्रिटेशन होती है, बेसिकली जैसे सर्कल की इक्वेशन हो गई, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका जो वेव फंक्शन आपने कंसीडर किया ना, उसका जो फॉर्मेट है वो जब आप उसको वेव्स की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस तरह से आएगा कि आपके पास मल्टीपल जो वेव्स आ रही हैं वो आपके पास एक तो अप जा रही हैं, फिर डाउन जा रही हैं, देन अप जाके डाउन जा रही हैं। तो ये आपका ये पूरा फॉर्मेट इस तरह से, ठीक है। ये आ गया रियल पार्ट किसी भी वेव फंक्शन का। और जो यहाँ पे रेड पार्ट शो करवाया गया वो इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, या इसी का अदर नेम आपके पास हो सकता है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो वो उसको शो करवाया गया है रेड पोर्शन में। तो यही वाला जो पोर्शन था, अब ये दोनों पिक्चर्स जो है वो सिमिलर है। यहाँ पे जस्ट अब आपका ये जो पोर्शन कंसीडर किया गया था जिसमें आपकी जो पोजीशन चेंज हो रही है उसको ही इनहेंस करके इस सेकंड वाली पिक में दिखाया गया, ठीक है। और इसी तरह से आपका जो ये सेकंड वाला पोर्शन आ जाता है, इसमें आपके पास मोमेंटम का ऑपरेटर उन्होंने यानी कि मोमेंटम का वेव फंक्शन कंसीडर किया गया है। और उसमें आपके पास ये क्या है कि नीचे वाली जो डायग्राम है उसमें जस्ट उन्होंने इतना सा पोर्शन कंसीडर किया, इसी को इनहेंस करके ऊपर जो टॉप वाली डायग्राम है उसमें दिखा दिया गया।
तो बेसिकली कुछ नहीं है, जस्ट आपकी ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है कि आपको ग्राफिकली किस तरह से पता चलेगा कि आपने अगर वेव फंक्शन ड्रॉ करना है तो वो किस तरह से ड्रॉ करना है, या अगर आपके पास नॉर्मलाइज्ड की इक्वेशन आ जाती है कि आपने किसी भी वेव फंक्शन की नॉर्मलाइजेशन को शो करवाना है थ्रू ग्राफ, तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, अगर हम टाइम जो है उसको 0 कंसीडर करें तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा या वो नॉर्मलाइज ही रहेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आपने जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसी को कंसीडर किया। मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हम इंटेग्रल ले रहे थे माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और आपके पास जो मॉडुलस आ रहा था अपने वेव फंक्शन का वो आ रहा था इक्वल टू 1 के। ठीक है, यही आपने कंसीडर किया। कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट आप क्या करोगे, डेरिवेटिव उसका ले लोगे, यानी कि डिफरेंशिएट करवा दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने क्या किया, एक हमने ओवरऑल जो आपका कंप्लीट डेरिवेटिव है वो अप्लाई कर दिया इस होल इक्वेशन पे। ठीक है, हम उसका क्या कर रहे हैं, जस्ट लेफ्ट साइड कंसीडर किया हमने, अभी 1 को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम जब टाइम के हिसाब से अपने वेव फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट किस तरह से आने चाहिए, अब हम उसको डिस्कस करने लगे इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, बेसिकली अपनी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड का टाइम डेरिवेटिव ले लिया, या उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करवा लिया। जैसे ही डिफरेंशिएट कर पाया, अब जैसे मैं आपको बता चुकी थी कि जो टोटल डेरिवेटिव होता है वो आपका किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट होता है, लेकिन जब आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं तो हमने क्या किया, जस्ट हम टाइम डेरिवेटिव ले रहे थे, जैसे ही हम इसको अंदर अप्लाई करेंगे अपने डेरिवेटिव को, ये अंदर जाके पार्शली डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, अपने एक ही कंपोनेंट को कंसीडर करना है जो कि टाइम है, तो ये पार्शियल बाय पार्शियल टी हो गया। ठीक है, आपके पास अगेन इक्वेशन सेम ही रही, इंटेग्रल आपके पास आ रहा था माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो इंटेग्रल है वो सिर्फ फंक्शन है टी का, और जो आप यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज कर रहे थे वो टोटल डेरिवेटिव के लिए आप यूज कर रहे थे। यही चीज मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो आप इंटीग्रैंड ले रहे हैं वो फंक्शन आपका एक्स और टी का है, तो पार्शियल डेरिवेटिव आपने क्यों किया, क्यों, जस्ट आपने क्या करना है, टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स है उसी को कंसीडर करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका मॉडुलस का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, इसको हम ओवरऑल साई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ही हमने इसको मेंशन किया, अब हम इसका क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो हमने इसको अदर फॉर्म इसकी क्या थी, साई इंटू साई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जो आपका मॉडुलस साई स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता था, साई इंटू उसके रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट के। तो आपने क्या करना है, अब इसको पे प्रोडक्ट रूल सिंपली अप्लाई करना है। या आपके पास आ गई फर्स्ट वाली टर्म, या आ गई आपके पास सेकंड टर्म। तो आपने जैसे ही प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई किया तो आपका आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, एज इट इज आ गया, और सेकंड टर्म का आपने ले लिया है यहाँ पे डिफरेंशिएट, पार्शली डिफरेंशिएट करवा दिया, प्लस सेकंड टर्म आ गई एज इट इज, और आपने फर्स्ट टर्म को पार्शली क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, बेसिकली आपने सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई कर दिया। अच्छा, श्रोडिंगर इक्वेशन आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, जस्ट आज हम इसको टच ही करेंगे, इसका प्रॉपर जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपने ये इक्वेशन ही याद करनी है, और यहाँ पे इसको जो है वो डेरिवेशन में आपने यूज करना है। सबसे पहले आपके पास आ गई है श्रोडिंगर इक्वेशन, आयोटा एच कट पार्शियल साई बाय पार्शियल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट का स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस v साई। ठीक है, बेसिकली ये होती है कि आपके पास जो एनर्जी होती है वो टोटल किसके इक्वल आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम बेसिकली सिंपली उसमें क्या करते हैं, उसकी ऑपरेटर स्टेटमेंट्स को पुट डाउन करवा देते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे, आपको पार्शियल साई बाय पार्शियल टी की वैल्यू चाहिए। क्यों? आपने इक्वेशन 2 में उसको पुट डाउन करवाना है। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपकी सॉरी 3 है, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको जब हमने सॉल्व करना है तो हम बेसिकली यहाँ पे पार्शियल साई बाय पार्शियल टी
और पार्शियल साइज स्टेरिक बाय पार्शियल टी की वैल्यू को पुट डाउन करवाना चाहते हैं। तो बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप इसको यहाँ से मॉडिफाई कर लोगे। किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, अब हमें जस्ट ये वाला पोर्शन चाहिए, तो हम आयोटा एच कट या तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कट डाउन हो जाएगा। तो आपके पास जो पार्शियल साइज और पार्शियल टी है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करके, वो इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन नंबर 4 को अब हम 3 में भी पुट करवा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें दो वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, एक तो पार्शियल साई बाय पार्शियल टी और दूसरी क्या है, पार्शियल साई स्टेरिक बाय पार्शियल टी। तो अब इन दोनों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी जो ऊपर वाली हमारे पास वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 4, इसको हम कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे। जैसे ही कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स आ रही हैं उनमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 5 होगी वो आ गई आपके पास पार्शियल साइज स्टेरिक बाय पार्शियल टी, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस में से इन दोनों इक्वेशन को यूज किया, यहाँ से आपने आयोटा एच कट ओवर 2m, दोनों सेम आ रही है टर्म्स, ये आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन ले लोगे। कॉमन लेके आपने इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट डाउन करवा देना है सिंपली, जहाँ पे हमें इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड थी पार्शियल डेरिवेटिव की, ठीक है। कौन सा, वेव फंक्शन था और उसी का हमारे पास क्या था, कॉन्जुगेट था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे ही आप उसको पुट डाउन करवाओगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको रीअरेंज किया, ठीक है, सिंप्लीफाई किया। ओवरऑल अब आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो आपके पास आ रही है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इनटू हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं आयोटा एच कट ओवर 2 है, फिर हमारे पास राउंड ब्रैकेट है साइज स्टेरिक पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल साइज स्टेरिक ओवर पार्शियल एक्स इनटू साई, ठीक है। सिंपली आपका ये वाली टर्म जो है वो आ जाएगी जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप राइट करोगे। उसके बाद अब ये वाला टर्म तो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। आपने इसकी जो रेंजेस सेलेक्ट की हैं वो ली हैं आपने माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। तो जस्ट आपने क्या किया, यहाँ पे इसका इंटेग्रल ले लिया इक्वेशन नंबर 6 का, और आपकी ये वाली इक्वेशन नंबर बन गई इक्वेशन नंबर 7। इसी को आपने क्या किया, आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे, आप आपका जो पार्शियल होगा वो इंटेग्रल के साथ जो है वो कट डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कट डाउन होगा, अगली जो आपके पास जो टर्म जिसको आपने डिफरेंशिएट करवाया था इसमें आपकी लिमिट्स आ जाएंगी माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। अच्छा, सबसे पहले अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ पे वेव फंक्शन जो कंसीडर कर रहे हैं उसमें हमने टाइम को 0 कंसीडर किया है, ठीक है, और हम उसी को फिर पार्शली डिफरेंशिएट करवा रहे हैं। तो इसमें एक कंडीशन आप लोग अप्लाई करोगे कि आपका जो वेव फंक्शन होगा वो 0 को अप्रोच करेगा जब आपके पास लिमिट्स जो हैं किसी भी पोजीशन की वो माइनस इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कंडीशन आपने यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करोगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये जो इसकी राइट साइड है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जब वो 0 के इक्वल हो जाएगी तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 8 है वो बन जाएगी इंटेग्रल माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू मॉडुलस आपका आ जाएगा साई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर 2 को अब आप किस तरह से राइट कर सकते हो, साई को आपने जो है अदर टर्म्स में राइट कर देना है। जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 थी उसमें आपने ये होल वैल्यू पुट डाउन करवा देनी है। वो हम क्या कंसीडर कर रहे थे, बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने उसी इक्वेशन में इसको पुट कर दिया, आपकी इक्वेशन नंबर 10 जो है वो इस फॉर्मेट में आ गई। अच्छा, जब हम किसी भी टर्म का डिफरेंशियल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसी भी अदर कंपोनेंट के, अगर वो 0 के इक्वल होता है तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये किसी भी कांस्टेंट के इक्वल आती है इसकी वैल्यू। जैसे आपने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर आप कोई भी आपको वैल्यू दे दी जाती है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, जब आप उसका डिफरेंशियल लेते हो तो वो 0 के इक्वल चला जाता है। तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे यूज करना है कि आपके पास कोई भी एक वैल्यू थी जिसका डिफरेंशियल ऑलरेडी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप राइट साइड पे क्या लिख सकते हो, डिफरेंशियल को कैंसिल आउट करके आप किसी भी कांस्टेंट के इक्वल राइट कर सकते हो, ठीक है। ये ऑलरेडी आप जो है वो मैथ्स में ये वाला रूल पढ़ चुके हो जिसमें आप डिफरेंशियल को यूज करते हो, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 11 बन रही है वो आपकी थी इंटेग्रल है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो आपने वेव फंक्शन कंसीडर किया था बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मॉडुलस आपका आ रहा था साई इंटू एक्स टी का स्क्वायर डी एक्स के इक्वल जो कि कॉन्स्टेंट के इक्वल आ गए। तो यहाँ पे आपका जो प्रूफ था कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन फंक्शन आपने कंसीडर किया जब आप उसको कंडीशन दे रहे थे कि आपका टाइम जो है वो 0 है, तो टाइम एवोल्यूशन किसी भी वेव फंक्शन के तहत
नॉर्मलाइजेशन में किस तरह का रोल प्ले कर सकती है, आपने इस इक्वेशन के थ्रू उसको प्रूव कर दिया है कि हमारे पास अगर हम कोई वेव फंक्शन कंसीडर करते हैं जिसमें हम टाइम एवोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो बेसिकली उसका जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आएगा वो किसी भी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बेसिक आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपकी इसी से रेलिवेंट, ये तो इसका प्रूफ था, इससे रेलिवेंट आपकी यहाँ पे मैंने 3 जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ये आपने इसको सॉल्व करना है, कोशिश करनी है कि आप लोगों से सॉल्व हो जाएं। अगर नहीं होती तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से इसका कांस्टेंट ए फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे अब हम अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम नंबर 14 है, इसमें क्या दिया हुआ है, आपके पास एक पार्टिकल लिया है जिसका मास m है और उसकी जो स्टेट यानी कि जो वेव फंक्शन उसका दिया हुआ है वो आपके पास है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें इसके साथ a मेंशन है। a बेसिकली क्या है, आपका पॉजिटिव या रियल कांस्टेंट भी है। अब मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि आप कोई भी वेव फंक्शन जब कंसीडर करते हो तो वो नॉर्मलाइज्ड की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई या जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो उसे जस्टिफाई नहीं करता तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसा कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो कि जिसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर हम उसका नॉर्मलाइजेशन फाइंड करेंगे तो हमारा जो आंसर होता है वो 1 के इक्वल ही आता है और हम उसको कह सकते हैं कि अब हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड हो गया। तो ये वही कांस्टेंट है यहाँ पे जो ए उन्होंने यूज कर लिया है। ठीक है, अब जब ये यूज करेंगे तो हमने क्या करना है, ये वही वाला कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट फाइंड करना है जिसको यूज करके हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड हुआ है। तो बेसिकली यहाँ का जो टास्क होगा आपका वो है, आपने यहाँ से ए फाइंड करना है, ए की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है यहाँ। ठीक है, अब ये फाइंड कैसे करोगे, सबसे पहले आप कंसीडर करोगे इक्वेशन, आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 थी, उस पे आते हैं। ये वाली इक्वेशन आपने यहाँ पे यूज करनी है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगी, जस्ट आपने इसके साथ ये जो आपका इंटेग्रल है यहाँ पे आप ए राइट कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे ए राइट करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है आप अपने प्रॉब्लम नंबर 14 के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास एक कंडीशन तो हमने अप्लाई कर दी। नेक्स्ट में आपने क्या करना होगा, आपके पास दो फंक्शंस आ जाएंगे, एक तो आप साई कंसीडर करो, दूसरा आप करोगे साई स्टेरिक। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप साइज स्टेरिक लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, लिमिट्स अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम नंबर 7 भी है, इसमें आपके पास जो लिमिट्स दी गई हैं वो उन्होंने कंसाइज कर दी हैं। अब इसमें आपके 3 वेव फंक्शन बनेंगे। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास जो लिमिट्स आ रही हैं x की 0 से a तक, आपके पास जो है वो वेव फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है और a से b तक आपकी जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो आपने यहाँ से 3 कांस्टेंट फाइंड करने हैं, a और b। अच्छा, आप लोग ऐसा करो, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करो, फिर मैं ये प्रॉब्लम्स आपकी ना डिस्कस करती हूँ। ठीक है, क्लास दोबारा से सेम लिंक है, वही आप दोबारा से ज्वाइन करें, मैं न्यू मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। और तुम्हें पता है, अच्छा वो ना, पता नहीं वो